3 टॉपिक तो पढ़ना है, उसमें आधे से ज़्यादा तो यहीं पढ़ लिया अपन ने, टेस्ट भी दे लिया आधा। चलिए, कल हमारे फैक्ट चल रहे थे, कितने हो गए थे? लास्ट का क्या था? हाँ, आईटी एक्ट का था ना। क्लियर? कुछ बताना तो नहीं? अगला फैक्ट 7वां, भारत के पहले डाटा सेंटर। अगला फैक्ट लिखिए, कल के जो फैक्ट चल रहे हैं उसी में कंटिन्यू करना है। भारत के पहले डाटा सेंटर, फर्स्ट डाटा सेंटर ऑफ इंडिया। भारत के पहले डाटा सेंटर को 2008 हैदराबाद में स्थापित किया गया। हाँ, को 2008 हैदराबाद में स्थापित किया गया। फर्स्ट डाटा सेंटर ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन हैदराबाद 2008। हैदराबाद में 2008 में भारत का पहला डाटा सेंटर स्थापित किया गया। क्या होता है डाटा सेंटर? क्या अर्थ है डाटा सेंटर? बताओ। अरे थोड़ा सा डाटा क्या है? इन आंकड़े, इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल, हमारा डाटा कहाँ है? हमारे मोबाइल में है। या मोबाइल जब नहीं होते थे तो हमारे पास फाइल होती थी, आज भी फाइल रखी हैं। तो उसी तरह से हमारे पूरे देश का एक डाटा सेंटर केंद्र बनाया गया। वो कहाँ बनाया गया? हैदराबाद। जैसे हम एक पर्टिकुलर शब्द कहते हैं कि हमारे देश में आईटी हब क्या कहलाता है? बेंगलुरु। वहाँ पूरी कंपनियों का, हाँ, इसी तरह से हमारे देश का जो संपूर्ण डाटा है, जो आंकड़े हैं देश के, ठीक है, खास करके गवर्नमेंट के, आईटी सेक्टर के, स्टैटिक्स वगैरह, वो पूरा सेंटर कहाँ है? हैदराबाद। और ये कब स्थापित हुआ? 2008। तो ये भारत का पहला डाटा सेंटर। जैसे यदि किसी ने कहा कि भारत में मेडिकल की सबसे अच्छी फैसिलिटी कहाँ है, तो कहाँ है? नागपुर में है। तो उसी तरह से हमारे देश में जो डाटा सेंटर है वो कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये डाटा सेंटर हैदराबाद में 2008 में स्थापित किया गया था। कहाँ का? इंडिया का, ठीक है। फिर एक और आता है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना 2009 में की गई। कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना 2009 में की गई। और ये कॉमन सर्विस सेंटर से क्या अर्थ है, या इसका क्या अभिप्राय है, या व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर? हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सब उसी से रिलेटेड है,
ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हमने नहीं लिखे तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड या हमारा कॉमन सेंस यूज करो तो कॉमन सर्विस सेंटर निकल के आ जाएगा। हाँ, नाम में ही छुपा है उसका अर्थ। हाँ, सही कह रहे हो। तो हमको मालूम है आजकल पूरे काम क्या होने लगे हैं, ऑनलाइन होने लगे। ऑनलाइन सेंटर जगह जगह हैं, किसी एक में जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी काम कहीं से भी हो सकते हैं। तो इसी तरह भारत सरकार ने जो कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना की थी तो ये 2009 में शुरू हुई। ठीक है, ऐसे सर्विस सेंटर जहां व्यक्तियों के आम दैनिक ज़रूरतें, मतलब यही, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि आजकल जैसे सभी स्टूडेंट को बैंक खाता खोलना है, आईडी बनाना है, आधार कार्ड अपडेट कराना है, या आधार कार्ड बनाना है, या क्या बनाना है आपको, आजकल दुनिया भर के, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो गए, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सब कहाँ बन सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर में। तो हमारे देश में इसकी स्थापना 2009 में शुरू हुई थी। ठीक है, और ये आज हमारे लिए बहुत बड़े या बहुत अच्छे स्रोत के रूप में काम करने लगे हैं कि व्यक्ति बिना किसी परेशानी के, बिना झंझट के, बिना लाइन में लगे कहीं के भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकता है, उनसे लाभ ले सकता है, और हम ले ही रहे हैं। और आप स्टूडेंट हो, आपको आए दिन जैसे फॉर्म भरने जा रहे हो, रिजल्ट डाउनलोड करने जा रहे हो, कोई PDF निकालने जा रहे हो, कोई प्रिंट लेने जा रहे हो, तो ये सब कहाँ जा रहे हैं हम, कॉमन सर्विस सेंटर में। ठीक है, तो ऐसे सर्विस सेंटर जहाँ हमारे बहुत सारे जो सामान्य काम हैं, खास करके ऑनलाइन, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो उसी से रिलेटेड चल रहा है। टॉपिक ही क्या चल रहा था हमारा, यही सब IT, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ये सब चल रहा था ना। तो ये जो भी है, चाहे वो डाटा सेंटर हो, चाहे कॉमन सर्विस सेंटर हो, ये सब इंटरनेट, ऑनलाइन और कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो डाटा सर्विस सेंटर 2008 में, कॉमन सर्विस सेंटर 2009 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है, ई गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस ये भी आप जानते हो, के लिए, ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय नीति, के लिए राष्ट्रीय नीति मतलब नेशनल पॉलिसी, ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय नीति 2010, ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय नीति 2010 में अधिसूचित की गई, नोटिफाइड, अधिसूचित मतलब नोटिफाइड की गई। और इसका अर्थ है लागू की गई। ठीक है, इसको और सरल शब्दों में, यदि समझने के शब्दों में कह दें तो लागू की गई। ठीक है, तो ये क्या है, ई गवर्नेंस, वही कि हमारी जो गवर्नमेंट है अब उसका रूप क्या हो गया है, ई गवर्नेंस, मतलब ई से इलेक्ट्रॉनिक, कि गवर्नमेंट भी अब कैसा काम कर रही है, डिजिटल काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी 80-70% काम आजकल कंप्यूटर में होने लगे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे हैं। बहुत सारे ऑफिस क्या हो गए हैं, पेपरलेस हो गए हैं। ठीक है, कैशलेस हो गए हैं, कैशलेस डिजिटलीकरण का ज़माना चल रहा है। गवर्नमेंट आने वाले वर्षों में कैशलेस सिस्टम को ही बढ़ावा देगी, इसलिए बहुत सारे आपके पास ट्रांजैक्शन के मीडियम आ गए हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, ये सब। और आने वाले समय में और इनका सरलीकृत हो जाएगा और ऐप आ जाएंगे, जैसे भारत पे, भीम, ये भी हैं ऑप्शन में। तो ये सब किसके प्रकार हैं, ई गवर्नेंस। तो इसके लिए जो पॉलिसी आई, कौन सी पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, वो कब आई, 2010 में आई। अधिसूचित मतलब सरकार ने अपनी तरफ से इसकी सूचना जारी की कि सरकार ने इन सबको मान्य किया, है ना। जैसे कई लोग कहते हैं कि आज भी जैसे बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, पैसा कैश में दो, पर हम बाध्य नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार की ये पॉलिसी है। सरकार खुद किसको बढ़ावा दे रही है, कैशलेस को। तो कोई भी दुकानदार आपको पैसा कैश में लेने के लिए बाध्य या देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आप जैसा चाहे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और मोस्टली कैसा कर सकते हो, फ़ोन पे से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक आदत बनी हुई है लोगों की
क्या आदत बनी खासकर दुकानदारों की, जहाँ जो लोग बुजुर्ग हैं या पुराने हैं, कि उनको पैसा ही चाहिए, क्योंकि जब पैसा दिखता है तो पैसा बोलता है और पैसा बोलता है तो व्यक्ति को अच्छा लगता है। मतलब जब पैसे हाथ में रहते हैं तो मज़ा आता है, सीधी सी बात, बिना उसके आनंद नहीं आता। भले आप खाते में 10,000 डाल दो और कैश में 1,000 दे दो तो 1,000 में खुश हो जाएगा बंदा, क्योंकि आदत क्या लगी हुई है नोट गिनने की, नोट रखने की, भले वो चोरी हो जाए, ये हो जाए होता है कि नहीं। और जबकि ये जो कैशलेस है या ऑनलाइन सेवाएं ये हमारे सुविधा के लिए। आज आप देखो जैसे प्रयागराज ही जाना है आपको, तो कितने नोट ले जाओगे और कहाँ तक संभालोगे, क्योंकि कितनी भीड़ है। और उस भीड़ में कैसे लोग हैं एंटी सोशल लोग भी हैं, मतलब ऐसे असामाजिक लोग भी हैं जो आजकल ऐसे उत्सव को केवल अपने लाभ के लिए देखते हैं। जैसे कहीं भी कोई कथा चल रही है, कोई मेला चल रहा है, तो वहाँ उनका उद्देश्य क्या है, टारगेट करो कि कौन गोल्ड की चैन पहना है, किसने वॉलेट रखा है, किसने अच्छा मोबाइल रखा है, किसकी जेब में पैसे दिख रहे हैं, कहाँ से निकाल लूँ, कहाँ से मार लूँ, ये तो उनके टारगेट में हम रहते हैं। तो आजकल हमारे लिए ये सुविधा है भले इसके भी हमको कुछ डिसएडवांटेज हैं, लेकिन उतने डिसएडवांटेज नहीं है कि आपके पूरे पैसे चोरी हो जाएं या वॉलेट चोरी हो जाए, तो उससे बड़ा डिसएडवांटेज कुछ नहीं हो सकता है ना। ऑनलाइन में थोड़ी देर के लिए सेवाएं बाधित हो सकती हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन एक बार यदि पैसे चोरी चले गए तो वो फिर गए तो गए, इसीलिए इन पे ही हमको भरोसा करना है, ऑनलाइन सेवाओं पर। और आगे आने वाला ज़माना भी उसी का है। और आजकल सभी लोग ऑनलाइन सेवाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे चाय वाला हो, आप चाहे 5 रुपये की चाय पियो, चाहे 7 रुपये की पियो, चाहे मनोहर चाय में जाके 10 रुपये की पियो, और ऑनलाइन वो भी ले रहा है। सब्जी वाले भी ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके पास भी स्कैनर रखा है, पेट्रोल वाले भी कर रहे हैं, किराना वाले भी कर रहे हैं, दवाई वाले भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय पर क्या होगा कि A to Z जो ट्रांजैक्शन होगा वो ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट में जो अधिसूचना जारी की वो कब की, 2010। तो ये लाइन से सीक्वेंस से चल रहा है। 8 में डाटा सेंटर, 9 में कॉमन सर्विस सेंटर और 10 में ई गवर्नेंस के लिए नेशनल पॉलिसी। अगला फैक्ट, फिर एक और नेशनल पॉलिसी आ रही है पर वो IT। तो अगला फैक्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, और इंग्लिश में नेशनल पॉलिसी फॉर IT, नेशनल पॉलिसी फॉर IT। सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, हिंदी वाली लिखना सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, और इंग्लिश वाले जो लिखे हो वो है शॉर्ट में NPIT। क्या मतलब हो गया, नेशनल पॉलिसी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2012 में स्वीकृत की गई। क्योंकि आजकल बहुत से एग्जाम में 3-4 डेट वाले सवाल रहते हैं, जिसने एग्जाम दिया है वो बता देना है ना, चाहे वो व्यापम के हों, चाहे PSC के हों, चाहे बैंकिंग रेलवे। डेट वाले मतलब ये सन वाले रहते हैं कि कौन से सन में क्या आई थी, तो इसलिए जब 2-3 डेट। तो 2012 में क्या स्वीकृत की गई, हाँ, सूचना राष्ट्रीय नीति सूचना प्रौद्योगिकी पर, और इंग्लिश में NPIT मतलब नेशनल पॉलिसी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कब स्वीकृत की गई, स्वीकृत की गई 2012 में, ठीक है। तो और ये क्या है, हमने अभी IT अधिनियम पढ़े 2000, ठीक है। तो वो तो IT अधिनियम था, वो क्या था, कानून था, और ये क्या है, पॉलिसी है। पॉलिसी मतलब सरकार ने भी अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति को स्वीकृति दे दी, क्योंकि जमाना सूचना प्रौद्योगिकी का है, संचार प्रौद्योगिकी का है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ई गवर्नेंस का है, तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू चल रहा है 8, 9, 10 फिर 12। और 15 में जो हुआ हमने कल लिख लिए 2 प्रमुख कार्यक्रम, कौन कौन से, कल हमने लिखे ना 2 प्रोग्राम, हाँ, भारत निर्माण योजना, भारत नेट योजना, और हाँ डिजिटल इंडिया। ये कब आए थे, 2015 में, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है।
फिर अगला लिखो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री या पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इंग्लिश में क्या होगा? पीएम रूरल डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम या मिशन, जो भी लिखना हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 में प्रारंभ किया गया। 2017 में प्रारंभ हुआ या प्रारंभ किया गया। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? ग्रामीण, ग्रामीण मतलब रूरल, गाँव में। तो गाँव में भी ये अभियान कब आया? जो शहरों में 2015 में आ गया है ना, वो मैंने इसलिए क्योंकि कल लिख लिए, तो आज यहाँ पर उसके पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। कल हमने डिजिटल इंडिया मिशन लिखे, कल थे कि नहीं, है ना? कल डिजिटल इंडिया लिखे थे ना, तो वो कब आया था? और वो किसके लिए आया था? इंडिया लेवल पर, मतलब वो शहरों के लिए था। और ये स्पेशल किसके लिए आया है? गाँव, क्योंकि कल मैंने बताया था कि भारत गाँवों का देश है। आज भी 73% आबादी कहाँ रहती है? गाँव में। गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा गाँव में ही बसती है, ठीक है। इसीलिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटलीकरण से जोड़ने के लिए ये विशेष अभियान वहाँ शुरू किया गया। और कल हमने देखे थे गाँव में भी ब्रॉडबैंड स्कीम आई थी, ताकि वहाँ के लोगों को भी इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सबसे जोड़ा जा सके, इनकी सुविधा दी जा सके। गाँव में भी आजकल ई गवर्नेंस सेवाएं चालू हैं, कॉमन सर्विस सेंटर चालू हैं। मतलब जो सुविधा शहरों में है वो सब सुविधा अब गाँव में भी अवेलेबल है। आने वाले समय में धीरे धीरे गाँव और शहरों की जो अंतर है या दूरियां हैं वो कम होती जा रही हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरी शहरी सुविधाएं आ रही हैं। इसके लिए एक प्रोग्राम आ चुका है, PURA। कोई बता सकता है क्या है ये? और इसका रिलेशन या संबंध किससे है? ये जो पूरा प्रोग्राम है ये हमारे स्वर्गीय प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने लाए थे जब वो प्रेसिडेंट बने थे 2017 के लगभग। पूरा मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज फॉर रूरल, मतलब शहरों की जो सुविधाएं हैं वो कहाँ प्रदान करना? गाँव में। शहरों में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं अब कहाँ मिलने लगी हैं, और हो भी रहा है। बहुत सारे आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से हो, और हो भी, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है ना। हमें से बहुत से लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, तो अब गांव और शहरों में कोई अंतर नहीं है। शहर से तो बहुत अच्छे होते हैं गांव, वहाँ शांति और सुकून रहता है, भीड़ भाड़ नहीं रहती। लेकिन अब वही हो रहा है कि गाँव में भी शहरी हवा लग गई है। कहते हैं ना कि गाँव में नहीं लगी तो चलो अच्छा गाँव है फिर। और जिन गाँव में लग गई है वो गांव अभी भी प्रदूषण और बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हैं। तो ये सुविधा आई थी, ये इसकी डिटेल नहीं पढ़ना है, केवल नाम सुन लो, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ फॉर रूरल एरिया, ठीक है। ये उन्हीं का सपना था, किनका? APJ अब्दुल कलाम का, कि हमारे जो गांव हैं वो भी शहरों की सुविधाओं जैसे होने चाहिए। मतलब गाँव के व्यक्ति को शहर ना भागना पड़े। नहीं तो गाँव में यही कि स्वास्थ्य सुविधा नहीं है और रात को किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हुई तो वो कहाँ रात को आ रहा है? आधी रात को शहरों में आ रहा है। और यही फैसिलिटी आपको वहीं मिले तो गांव में बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी को रोग मुक्त किया जा सकता है, सही समय पर सही सेवाएं दी जा सकती हैं। होते हैं कि नहीं? जैसे स्नैक बाइट की जो घटनाएं होती हैं, इस साल 2024 में क्या हुआ? भारत में बहुत सारी स्नैक बाइट मतलब सांप काटने से बहुत सारी मौतें अननेसेसरी हो गई। वो इसलिए हुई क्योंकि सांप कहाँ काट देते हैं? गाँव में। शहरों में तो सांप आते नहीं, क्योंकि शहरों में उनसे ही बड़े सांप रहते हैं है ना। तो इसीलिए गाँव में हमको ये सेवाएं या सुविधाएं ले जाना है, खास करके स्वास्थ्य की। तो ये 2000 कल ही एक सर्वे जो आया था ना, बजट आया था, उसमें मैं पढ़ रहा था तो पेपर में पढ़ने को मिला था कि ये वाली घटना बहुत हुई। घटना नहीं, ये दुर्घटना है सर्पदंश की, स्नैक बाइट की। तो इसीलिए ये मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, चल रहा है कहीं ना कहीं, तो ये याद रखना। चलो
यहाँ समझ में आया कि ये जो 2017 में क्या था, ग्रामीण डिजिटल इंडिया मिशन था, और जो कल हमने 15 वाला पढ़े वो डिजिटल इंडिया मिशन था, वो शहरों के लिए था। चलिए अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डाटा सेंटर, एक और फैक्ट है, नॉर्थ ईस्ट डाटा सेंटर की स्थापना असम में 2021 में की गई। नॉर्थ ईस्ट डाटा सेंटर की स्थापना असम में 2021 में की गई। नॉर्थ ईस्ट क्या है? उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। हमारा जो आप इंडिया का मैप इमेज करिए अपने दिमाग में, सबको मालूम है भारत का मैप, तो भारत में जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पर क्या है, हमारी 7 सिस्टर है। मैप बनाना नहीं आता, ठीक है, मैप में शुरू से हम कच्चे हैं। तो 7 कौन कौन से राज्य हैं वो आपको नाम और उसकी कैपिटल मालूम होना चाहिए। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है। तो ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी हमने डाटा सेंटर, मतलब यही जो डाटा सेंटर था जो इंडिया के लिए हैदराबाद में आया था, वो नॉर्थ इंडिया के लिए कहाँ आया? असम में आया, 2021 में आया, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये नॉर्थ ईस्ट के साथ में ये आरोप लगता है कि भारत की जो योजनाएं वहाँ लेट शुरू होती हैं, और वाकई लेट शुरू हुई, पर हुई क्योंकि अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर कभी दंगे हो जाते हैं, कभी फसाद होता है, कभी वो अलग राज्य की मांग करते हैं, कभी नए राष्ट्र की मांग करते हैं। तो इसी समस्या को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट को में अब पॉलिसी अलग से लागू की जा रही है। वो तो देखो ऑल इंडिया लेवल पे जो पॉलिसी आती है वो वहाँ भी लागू होती है, लेकिन यदि अलग से कोई सेंटर स्थापित हो जाता है तो और बल मिल जाता है ना। जैसे यही हुआ, जैसे एक होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और वो कहाँ बनता है? पासपोर्ट केवल भोपाल में बनता है, राजधानी में। लेकिन लोगों की सुविधा के लिए अब वो छिंदवाड़ा में भी शुरू हो गया है। तो यदि जो सेंटर छिंदवाड़ा में शुरू हो जाता है तो हमको और सेवा सुविधा मिल जाती, बार बार आपको भोपाल नहीं जाना पड़ेगा जिनको पासपोर्ट बनाना है फॉरेन टूर के लिए। तो कहाँ बनेगा आपका? छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में, ऐसा है। तो इस तरह से जहाँ भी जो सेंटर यदि पर्टिकुलर उसी प्लेस पे स्थापित हो जाते हैं तो लोगों को बहुत फायदा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में कब आया? 21 में। एक मिनट, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये सिंपल फैक्ट है आपके, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलो एक फैक्ट है जो साइबर से संबंधित है। अपन ने साइबर क्राइम पढ़े, ठीक है, पर साइबर क्राइम में एक शब्द आता है साइबर स्पेस। पहले लिख लो इसको, फिर मैं बता रहा हूं। साइबर स्पेस हिंदी में भी वही आएगा और इंग्लिश में भी वही आएगा। साइबर स्पेस शब्द का पहली बार प्रयोग, साइबर स्पेस शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम गिब्सन, साइबर स्पेस शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसन, न्यूरो इंग्लिश में भी वही आ जाएगा,
न्यूरोमैंसर में साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में 1984 में किया था। फैक्ट है ये, सिंपल जैसे ये फैक्ट चले आ रहे हैं तो ये भी फैक्ट है कि इस वर्ड का प्रयोग पहली बार किसने किया? विलियम गिब्सन ने। ठीक है, और ये उन्होंने बुक लिखी थी न्यूरोमैंसर, उसमें साइबर स्पेस वर्ड को दिया था, शब्द को दिया था। और साइबर स्पेस मतलब कि आजकल सब कुछ साइबर के अंतर्गत आ गया। साइबर मतलब वही इलेक्ट्रॉनिकी, कंप्यूटर, डाटा सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, ये सब साइबर से संबंधित है, साइबर टेक्नोलॉजी। ठीक है, नीचे लिख लो, चलो उसकी क्या है साइबर स्पेस, एक लाइन लिखा देता हूँ। अगला 8वां नंबर लिखिए। साइबर स्पेस एक मतलब ऑथेंटिक डेफिनेशन, साइबर स्पेस कॉमा कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा, साइबर स्पेस कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क, साइबर स्पेस कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को कहते हैं। आपसी संपर्क से जुड़कर बनने वाले वातावरण, एनवायरनमेंट को कहते हैं। साइबर स्पेस कॉमा लगवाया था, हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को कहा जाता है या कहते हैं। क्लियर? उसको पढ़ो 2 बार, सिंपल परिभाषा ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो साइबर स्पेस क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर जो बना वातावरण है वो है। और आजकल जमाना इसी का है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट किसको कहते हैं? इंटरनेट किसको कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क। ठीक है, मतलब एक आपको इंटरनेट चालू करने के लिए क्या करना पड़ता है? केवल हमारे मोबाइल में जाके डेटा को क्लिक करना पड़ता है और अपने आप, ना कहीं कोई बटन दबाना पड़ेगा ना कहीं कोई मशीन चालू करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि वातावरण में ही इंटरनेट अवेलेबल है। तो उसी तरह से ये साइबर जो स्पेस है, पूरा वातावरण आजकल किसका हो गया? साइबर स्पेस का हो गया। ठीक है, क्योंकि हर जगह हमको कंप्यूटर है, हर जगह डिजिटल है, मतलब डिजिटल चीज़ें अवेलेबल हैं, कंप्यूटर हैं, ये ई गवर्नेंस की साइट्स हैं, डाटा सेंटर हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब हर चीज़ हमको साइबर के माध्यम से अवेलेबल है। इसीलिए आजकल के वर्ल्ड को क्या कहा जाता है? एक शब्द आता है, यदि आप लोगों ने सुना होगा, कि ये जो पूरा वर्ल्ड, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ या छिंदवाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा से भी बाहर आओ और इंडिया से भी बाहर आओ, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड है, कंप्यूटर के कारण इस वर्ल्ड को क्या कहा जाता है? स्मार्ट विलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या हिंदी में इसको कहा जाएगा वैश्विक ग्राम। ये 2 शब्द आते हैं, इंग्लिश में स्मार्ट विलेज और इंग्लिश में उल्टा बोल दिया, हिंदी में वैश्विक ग्राम और इंग्लिश में स्मार्ट विलेज। क्यों? विलेज का मतलब क्या होता है? अब पहले यहाँ पर आते हैं। विलेज मतलब गांव या ग्राम, और गांव में ये कहा जाता है, बहुत अच्छी बात है, कि गांव में सभी लोग आपस में कैसे रहते हैं? मिल के रहते हैं। ठीक है, कि एक घर में यदि कोई समस्या है तो वो कहीं ना कहीं उसका समाधान मिल जाएगा, क्योंकि गांव के लोग जो हैं आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं। उसमें मतलब अपनापन बहुत होता है। ठीक है, ह्यूमैनिटी बहुत होती है, मानवता बहुत होता है, मिलनसार होते हैं, सहजता होती है। और जबकि शहरों में दिस इज टोटल डिफरेंट। शहरों में बाजू वाला बाजू वाले को नहीं जानेगा। आप कॉलोनी में जाइए, एड्रेस पूछिए, पता चला हम सही एड्रेस पर आकर सही जानकारी ले रहे हैं, लेकिन वो कहेगा कि नहीं मालूम।
और पता चला वो बाजू ही वाला मकान उसी का है जिसके बारे में आप कि XYZ कौन है, वो शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, कि डहरिया जी हैं, कि साहू जी हैं, कि कौन है, उनको नहीं मालूम। लेकिन गांव में ये चीज़ नहीं होती। गांव में आपको या तो वो व्यक्ति सम्मान से ले जाकर वहीं तक छोड़ देगा जो एड्रेस चाहिए, और वो नहीं भी मिलेगा तो कहेगा कि वो आने वाले आगे बैठिए, चाय पानी पीजिए। और शहर में तो वो देख के दरवाज़ा बंद कर लेगा या खिड़की से बोल देगा कि नहीं है आप जाओ, ऐसे मतलब जाओ भी बोल देगा। ठीक है, तो ये इसीलिए, और अब कंप्यूटर ने हमको क्या कर दिया है, एक वैश्विक ग्राम में बदल दिया है। एक मिनट, ठीक है, वैश्विक ग्राम मतलब सभी लोगों को जोड़ दिया। जिस तरह से गांव में लोग बाग जुड़े हुए हैं, उसी तरह से आज इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। आप जुड़े हैं कि नहीं व्हाट्सएप से? यहाँ तो साथ बैठे, और जब साथ नहीं बैठे तो हम फेसबुक में जुड़े हैं, हम व्हाट्सएप में जुड़े हैं, कोई भी चीज़ है तुरंत मैसेज से ले दीजिए, चैटिंग से जुड़ जाते हैं रात में, ठीक है, ऑनलाइन जोड़ देते हैं, ये सब कर लेते हैं। इसीलिए आजकल के ज़माने को क्या कहा जा रहा है? हाँ, क्योंकि कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने हम सबको जोड़ दिया है, इसीलिए ये साइबर स्पेस हो गया है। एक मिनट, हाँ नहीं लगा जा ही रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ ठीक है ना, इसमें समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसमें निबंध लिखने को आते हैं, मतलब जो लोग यदि मेन सेंस देते हैं कि कंप्यूटर ने कैसे विश्व को जोड़ दिया है, या मतलब ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, फैक्चुअल चीज़ नहीं है। फैक्चुअल चीज़ तो ये थी कि साइबर स्पेस क्या है, तो पूरा जो इन्वायरमेंट है, पूरा वातावरण है, वो कैसा है, साइबर का है। ठीक है, मतलब आज हम, कंप्यूटर अछूता नहीं है, ठीक है, कहीं भी हमको कंप्यूटर की ही सेवाएं लेना है, इंटरनेट की सेवाएं लेना है, साइबर की सेवाएं लेना है। क्राइम में भी साइबर क्राइम आ गया है, मतलब क्राइम भी हमारे लिए कैसा होने लगा है, साइबर अटैक होने लगे हैं, डिजिटल अरेस्ट होने लगे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा चल रहा है, और धीरे धीरे हम और कम डिजिटल से अब पूरे डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, हर चीज़ डिजिटलीकरण, तो इसी को साइबर स्पेस कहा जाता है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। एक चीज़ छूट गई थी, एक MP का कन्वेंशन लिखाना था मेरे को, तो यहीं लिख लीजिए अगले फैक्ट में। हाँ, कि 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, 26 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। 2023 कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट वाला सम्मेलन था, 26वां था। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस का था, और कहाँ हुआ? इंदौर। हर साल होता है, तो कई बार गैप हो जाता है, जैसे 24 की अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, इसीलिए 23 का लिखवा दिया मैंने। होता तो हर साल है, लेकिन चूंकि 24वां चुनावी वर्ष था, तो इसीलिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव था, फिर विभिन्न राज्यों में भी चुनाव थे, तो वो
क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए 26 की डेट लिख लो, यदि 24 की आती तो हम लिख लेंगे। जैसे अभी राष्ट्रीय खेल चल रहे थे, वो कई बार डिले होते होते फिर अंत में हो रहे हैं, ठीक है। तो बाकी होना तो हर साल चाहिए। तो ये 23 का लिख लो। डेस्टिनेशन था इंदौर और आयोजन किसका था? एमपी गवर्नमेंट का, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन था ये। और इसका विषय भी लिख लो क्या था, सब्जेक्ट, विकसित भारत सशक्त नागरिक। इसका जो सब्जेक्ट था विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, सशक्त नागरिक, एम्पावर्ड सिटीजन, ये इसका विषय था। क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि इस सम्मेलन का विषय क्या था, विकसित भारत सशक्त नागरिक। अब एक फैक्ट और लिखो लास्ट। कितने हो गए? नहीं 10 कर लेते हैं, 8 ही हुए ना। 9वां लिखो कि 9 फैक्ट कि भारत में 5G की शुरुआत, 5G नेटवर्क की शुरुआत कब हुई बताइए, लिखिए। रॉन्ग आंसर। भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत, भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत अक्टूबर 2022 में की गई। अक्टूबर 2022 में की गई। अक्टूबर 22 को अंडरलाइन। और लास्ट फैक्ट लिखिए कि भारत का पहला साइबर कैफे, भारत का पहला साइबर कैफे कहाँ? सब धीरे धीरे बोल दोगे तो एक, हाँ 1996 मुंबई में ओपन किया गया, मुंबई में खोला गया 96 साइबर कैफे। मुंबई में 1996 में खोला गया। क्या होता है साइबर कैफे? जहां हमको साइबर सेवाएं मिलती हैं, वही साइबर कैफे कहलाता है ना। जो ईमेल वाला है वही साइबर कैफे से प्रचलित है। चलिए 10 फैक्ट हो गए और आज के लिए इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी सर ने लेट कर दिए हैं।